अनुप्रास के वेद हो गए थे। देखो, जिसको रिवीजन करना हो करना, शांति से बैठना, जिसको नहीं करना हो तो आप जा सकते हो। चलो, हेडिंग डालो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार थोड़ा जल्दी जल्दी करो। तुम इधर या तो खड़े बैठ जाओ या तो फिर जाओ। श्लेष अलंकार सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे नीरज, हम सहमत है तुम्हारी बात से बिल्कुल। श्लेष अलंकार तो जब किसी पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक शब्द के क्या हो, कई अर्थ हो, उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ पूछा जाए कि श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। दूसरे तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो जब किसी पंक्ति में कोई एक शब्द के घटनाक्रम के अनुसार अलग अलग अर्थ हो, जब किसी पंक्ति में, लिखना चाहो दूसरी परिभाषा लिख लो, जब किसी पंक्ति में, हाँ इसी में, जब किसी पंक्ति में किसी एक शब्द के घटनाक्रम के अनुसार, एक शब्द के घटनाक्रम के अनुसार अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण भिखारिन को पट देत बार बार। दूसरा लिखो, फिर उसके बाद समझा रहे। दूसरा, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। आखिरी लाइन लिख रहे हैं, आखिरी लाइन से ही मतलब है पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, मोती मानुस चून। जिसे भी बातें करनी हो बिल्कुल क्लास के बगल में जाके बैठ के बातें कर सकता है कोई भी। जिसको पढ़ना हो वही सिर्फ बैठे कि हाँ हमें रिवीजन करना है, पढ़ना। हाँ, भिखारिन को पट देत बार बार। दूसरा है पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो अलंकार क्या है। अलंकार थोड़े कंफ्यूज करते हैं। अब इसमें सीधे क्या है, आप देखेंगे ये लिखा है पट। तो इस पट के क्या है? इस पट के दो अर्थ हैं। एक पट का मतलब है वस्त्र और एक पट का मतलब है किवाड़। एक पट का अर्थ है वस्त्र और एक पट का अर्थ है किवाड़। तो भिखारी को अपनी तरफ आते देख क्या करता है, कोई उसको वस्त्र देता है, और दूसरे तरीके से बोला जाए तो भिखारी को अपनी तरफ आते देख कोई किवाड़ बंद कर लेता है। तो उसी के लिए लाइन कही गई है कि भिखारिन को पट देत बार बार।
और पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो ये जो मोती लिखा है, ये जो मानस लिखा है, ये जो चून लिखा है, इसके लिए जो पानी शब्द लिखा है इसके अर्थ अलग अलग होंगे। मोती के अकॉर्डिंग, अगर हम मोती के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पानी का अर्थ हो जाएगा चमक। किसके अकॉर्डिंग? मोती के अनुसार पानी का अर्थ, मनुष्य के लिए जल क्या होता है? तो मनुष्य के लिए जल सम्मान का प्रतीक होता है। इसके बाद चून, तो चून के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी के। चूना पत्थर में किस क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। तो ये श्लेष अलंकार की, देखो एक अलंकार केवल ऐसा है श्लेष अलंकार जिसमें क्या है थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसके जो है उदाहरण आपको लिखवा रहे हैं वो याद करो, बाकी के कुछ उदाहरण और हैं, क्योंकि देखो आपको नहीं पता ना, कि ये रियलिटी है कि नहीं पता होता है कि इस लाइन में कि शब्द कौन से शब्द के अर्थ के कौन से के अनेक आए हैं, ये है ना। वैसे तो और छांट लेते हो कि चलो ये ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये बार बार लिखा है, तो अब बार बार पुनरुक्ति अलंकार में भी आता है। तो अब कुछ, ये केवल एक उदाहरण, ये अलंकार ऐसा है श्लेष अलंकार जिसके आपको किताब में से कुछ सिलेक्टेड उदाहरण, पेपर में आए हुए उदाहरण आपको याद करने होंगे। बाकी के अलंकार हमारी जिम्मेदारी कि हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको याद करने हैं। ये वाला क्योंकि इसमें मान लो हमें पता है कि इसके दो अर्थ होते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि पेपर में जो एग्जाम्पल आए उसमें तुम्हें पता हो कि इसके क्या अर्थ है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसके जो पेपर में आए हुए जैसे श्लेष अलंकार है तो श्लेष से श्लेष के उदाहरण याद कर लो। तो उसमें ये जैसे ये वाला कई बार पूछा जाता है, पानी गए न उबरे मोती मानस सोन। और एक ये, और एक और लिखो, एक और लिखो, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी और चोर। अब यहाँ ये सुबरन लिखा है शब्द, तो अब इसमें कवि के अकॉर्डिंग, कवि हमेशा अच्छे अच्छे शब्द ढूंढता है जिससे वो अपनी कविता में डाल सके। तो कवि के संदर्भ में देखेंगे सुबरन का अर्थ हो जाएगा अच्छे शब्द, अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए देखो, व्यभिचारी एक मनुष्य होता है जो मतलब बहुत बिगड़ा हुआ होता है, वो एक क्या करता है, सुंदर स्त्री की कल्पना करता है। हालांकि आजकल सभी करते हैं, चाहे वो बिगड़ा हो चाहे वो सुधरा हो। तो अब लेकिन इसमें व्यभिचारी के अकॉर्डिंग सुबरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। इसके बाद चोर क्या चाहता है हमेशा, कि उसको क्या मिल जाए, धन मिल जाए, या तो फिर क्या मिल जाए, सोना मिल जाए। तो सुबरन के अकॉर्डिंग ये। अच्छा ये बताओ, अब ये तो हमें पता है, आपको सब बताते हैं कि श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, सभी बताते हैं ये तो। लेकिन ये चीज मान लो कि अब हमने भी पढ़ा है, इस चीज पर अध्ययन किया, अब काफी चीजों के हमें पता है कि इस शब्द के ये अर्थ होते हैं। तो अब यहाँ इतने बच्चे जो बैठे हैं तो वो छांट पाएंगे कि किस शब्द के क्या अर्थ है। मान लो ये लाइन हम सीधी लिख देते हैं और पूछते बताओ इसमें किस शब्द के अनेक अर्थ पूछे गए हैं, तो तुम लोग बता पाते? नहीं बता पाते। तो उसके लिए हाँ, अगर अभी अब पता चल गया तो बता पाओगे। अब इसके लिए आपको केवल इसी अलंकार के लिए, क्योंकि मान लो हमारा मानना है प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा से, मान लो हम आपको समझा दे कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, हमें पता है कि इस चीज का कई बच्चे नहीं छांट पाएंगे कि इनमें किस शब्द के अर्थ माने गए हैं, किस शब्द के अर्थ के बारे में बात हो रही है। तो इस चीज को आप लोग नहीं छांट पाओगे, ये चीज हमें अच्छे से पता है। कोई भी हो एक्स वाई जेड, मान लो 3 उदाहरण के अलावा हम चौथा उदाहरण कुछ लिख दें तो चौथे में कोई नहीं बता पाएगा कि इसमें किस शब्द के कई अर्थ की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको श्लेष अलंकार के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखो। बाकी के अलंकार सरल है, बाकी के सब में पहचान है, सब कुछ है, तो आराम से आप छांट लोगे, सीधी बात। वरना अलंकार ऐसे याद कर लो कि आपको 3 अलंकार पता है कि इनकी क्या पहचान होती है, चौथा फिर अपने आप जब 3 अलंकार की पहचान उसमें लागू नहीं हो रही है तो फिर चौथा वाला तो हमारा अपने आप सही हो जाएगा। आप ऐसे पहचान सकते हो, अलंकार का सबसे अच्छा तरीका यही, क्योंकि सब आजकल सब पेपर वालों बनाने वालों को भी पता रहता है कि इन अलंकारों की पहचान होती है। यूट्यूब पे हर जगह चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है कि ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, 1 मिनट में ये अलंकार याद करवा देंगे, ऐसे बताते हैं ना। तो इसीलिए क्योंकि एक वो सारे आप पहचान सकते हो
बस यही बचा, तो सीधा उदाहरण ऐसे समझ लो, 3 विकल्प सही छांटो, बस 3 विकल्प की पहचान होती है, 3 विकल्प में नहीं हमारा लागू हो रहा है तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प से मैच करो, उनको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी श्लेष का अर्थ पूछा जाता है तो होता है चिपका हुआ, तो ये श्लेष अलंकार है। और इसके देखो, इसका रहमन पानी वाला याद रखना, और ये जो लिखवाए वो तो याद ही रखना, बाकी के और भी देख लेना, वरना हम ही प्रैक्टिस करवा देंगे। अगला लिखो यमक अलंकार। यमक अलंकार, ये जितने गए हैं उनमें से आधों को सही से ज्यादा नहीं आता होगा, पूछ देते अभी, लेकिन ये है ना, पेपर सर पर है, मक्कारी बिल्कुल है, अब रिवीजन करवाएंगे नहीं। फिर किसी ने ये कहा कि मैं अलंकार से क्वेश्चन नहीं बन रहे, और ये वही बच्चे कहेंगे जो मक्कारी लिखे उठे हैं। हाँ, बाकी यहाँ और बच्चे भी हैं जिनका पढ़ा है, लेकिन रिवीजन अच्छी बात है कि हमें घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और क्या, तुमसे इंस्पायर नहीं होते ये बच्चे, पता नहीं क्यों। चलो यमक अलंकार लिखो। लिखो, जब किसी पंक्ति में कोई एक समान शब्द, अब इसमें हम आपको हकीकत से जैसे रूबरू करा दें तो एक समान शब्द कितने मुख्यतः आपको जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो 2 बार मिलेंगे। एक आध एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनमें 3 बार दे दिया जाए कि एक शब्द की क्या हो, एक समान शब्द के कई अर्थ हो, लेकिन उसमें आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति होगी। जैसे हमने पिछला पढ़ा तो वहां कोई शब्द की आवृत्ति नहीं थी, सीधा एक शब्द था और उसी के कई अर्थ मान लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर एक शब्द वैसे ही वैसा शब्द घूमेगा, पर उसके अलग अलग अर्थ रहेंगे। ठीक है, चलो, तो इसमें लिखना है में, जब किसी पंक्ति में एक समान शब्द बार बार आए, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, यमक अलंकार। उदाहरण, 3 उदाहरण इसके बहुत पूछे जाते हैं। पहला तो कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, मादिकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। कनक कनक ते सौगुनी, मादिकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। चलो, इसमें हम देखेंगे एक कनक ये है, एक कनक एक ये है, तो 2 समान शब्द आए हैं। 2 समान शब्द क्या हो, एक समान शब्द, तो एक समान शब्द है, दोनों कनक कनक लिखा है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। इसमें एक कनक है जो हमारा धतूरा बता रहा है, और एक कनक है जो हमें सोने के बारे में बता रहा है, गोल्ड वाला सोना। ठीक है, एक कनक हमारा सोने के बारे में हमें बता रहा है, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। ठीक है, धतूरा सुनार वाला, धतूरा और सोना, तो एक ये फेमस और इम्पोर्टेंट उदाहरणों में से। दूसरा लिखो, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, सभी। अब इसमें जो जरूरी है पेपर में पूछे जाते हैं, एक बेर और दूसरा बेर। अब एक बेर इसमें समय को दर्शा रहा है, तो एक बेर हमारा समय को दर्शाएगा, और एक बेर हमारा बिरिया वाला बेर मतलब फल को दर्शाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इसके बाद है काली घटा का, तीनों महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा, दूसरा घटा,
एक घटा काली, अब यहाँ पे काली लगा है तो एक घटा का मतलब हो जाएगा बादल। अब काली लगा है तो काले बादल, ठीक है। तो एक घटा बादल, एक घटा मतलब कम होना, एक घटा मतलब कम होना होता है ना। काली बदरी सी छाई रहती है और बारिश हो जाती है, फिर उसके बाद मौसम साफ हो जाता है। उसी के लिए कहा गया है कि काली घटा का घमंड घटा। हाँ, बारिश हो गई, मौसम साफ हो गया तो बदरी छट गई काली, इसी के लिए कहा गया है। लिख लो, इसके बाद अगला लिखवाते हैं। तुम्हारे लिखे बाकी लिखे लिख गए। जिसका मान लो कहीं छूटे हैं तो वो अपने लिखते जाएं, जो भी छूटा हो। अच्छा, एक चीज और, जैसे रचना है तो अब देखो रचना या तो हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करवा दें, आपकी ऑनलाइन ही करवा दें किसी दिन, आपको देखो ग्रुप में भी भेज देंगे, तो वो देखो याद करने वाली है। बाकी जो जो जरूरी राइटर है सिर्फ हम वही आपको भेजेंगे, तो याद वैसे भी करना पड़ेगा। उसमें मान लो हम लिखवाएंगे तो पूरा एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा, एक दो दिन इसी में चले जाएंगे। हाँ, या ऑनलाइन में जैसे जो आपको भेजेंगे वही ऑनलाइन में समझाते भी जाएंगे। हाँ, कि इनको क्या कैसे करना है, अभी तो आप सिर्फ याद कर लोगे, बाकी हम ऑनलाइन में आपको उसी जो आपको भेजेंगे उसी से समझा देंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपको भेज दिए हैं, तो वो याद करना, ग्रुप में डले हैं टेलीग्राम वाले में, चेक करते रहना सभी लोग। और भी जो चीजें हैं वहां से डालना, जो हमें लगेगा कि समझाने वाली उन्हें समझा देंगे, बाकी जो लर्निंग वाला लगेगा वो याद करवा देंगे। और प्रैक्टिस जानना वो है ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाएंगे। ये लिख लिया, चलो अगला लिख लो। पुनरोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार, जिस अलंकार में सिर्फ यमक के विपरीत इसकी परिभाषा हो जाती है, जिस अलंकार में कोई एक समान शब्द बार बार आए, एक समान शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भी एक जैसे हो, बार बार आए और उसके अर्थ भी एक जैसे हो, और उसके अर्थ भी एक जैसे हो, उसे पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। अलंकार एक बड़ा टॉपिक पढ़ा जाता है, पहले शब्द अलंकार पढ़ाओ, फिर अर्थ अलंकार। ऐसी छंद भी एक बड़ा टॉपिक है कि पहले मात्रिक छंद पढ़ाओ, उसके बाद वर्णिक छंद पढ़ाओ। तो वो भी अब मात्रिक में भी 3 वेद हो जाते हैं, जैसे मात्रिक में सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम मात्रिक, तो ये थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हो जाते हैं। अलंकार हो गया, छंद हो गया, दोनों क्या है, बड़े टॉपिक हैं। चलो अब पुनरुक्ति अलंकार, जैसे हाँ रस भी है, जैसे रस छंद अलंकार तीनों। चलो जैसे संधि हो गया, संधि एक बड़ा टॉपिक क्या। अब इसमें क्या होगा, एक समान शब्द बार बार आएंगे, अब बार बार आएंगे लेकिन उनके अर्थ भी एक ही रहेगा, उनका अर्थ अलग नहीं रहेगा। जो पहले वाले शब्द का रहेगा उसके समान वाले का भी वही रहेगा। लहरे नहीं, ये नहीं। मधुर मधुर दीपक जले, मधुर मधुर दीपक जले, मधुर मधुर दीपक जले, जले, अब जले तो बोल रहे हैं ना, मधुर मधुर दीपक जले। अब यहाँ पे एक मधुर का मतलब भी वही है, एक मधुर का भी मतलब वही है, मधुर मधुर दीपक जले। अब यहाँ मधुर का मतलब मिठास से नहीं है, यहाँ धीमे धीमे से है मधुर का मतलब। तो मधुर मधुर दीपक जले, रंग रंग के फूल खिले हैं, या रंग बिरंगे फूल खिले हैं ऐसा भी लिखा है, तब भी एक बात है, रंग रंग के फूल खिले हैं, रंग रंग के फूल खिले हैं। अब एक रंग का भी मतलब हमारा कलर हो जाता है, दूसरे रंग का भी मतलब कलर हो जाता है।
यदि यहाँ पे ये भी लिखा होता कि रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तब भी वही बात है, क्योंकि रंग मतलब कलर, बेरंग में भी कोई ना कोई कलर आएगा, या ब्लैक आएगा या तो व्हाइट आएगा। अब वो भी क्या है, वो भी रंग की श्रेणी में आते हैं। तो अगर ऐसा भी लिखा है रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो वो भी हमारा पुनरुक्ति, एक समान शब्द क्या हो, बार बार आए, उसे क्या कहते हैं। अब योजक चिन्ह पे हम लोग नहीं जा सकते, ये जो कोई आपको बता दे कि रूपक में योजक चिन्ह होता है, लेकिन होता है, लेकिन उसकी भी पहचान होती है कि एक साइड उपमेय और उपमान होना चाहिए, तब जाके रूपक होता है। लिख लिया ये, हटा दे, चलो अगला लिख लो। वक्रोन्ती अलंकार, वक्रोन्ती अलंकार, वक्रोन्ती अलंकार, तो जिसमें किसी के द्वारा कही गई बात को किसी और अन्य अर्थ में ले लिया जाए, कही गई बात को किसी के द्वारा अन्य अर्थ में ले लिया जाए, मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को कोई क्या कर रहा है, अन्य अर्थ में ले रहा है। तो किसी के द्वारा कही गई बात को फिर किसी के द्वारा अन्य अर्थ में ले लिया जाए, अन्य अर्थ में ले लिया जाए, उसे वक्रोन्ती अलंकार कहते हैं। या कह सकते हैं जब वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा किसी अन्य अर्थ में ले लिया जाए, हमारा कौन सा होगा, वक्रोन्ती अलंकार होगा। बोलने वाला कुछ कह रहा है, सुनने वाला कुछ समझ रहा है, उसे वक्रोन्ती अलंकार कहते हैं। जैसे कि मान लो वीडियो देखी होगी, लड़की गोलगप्पे खाती है तो वो कहती है और खा ले, तो वो कहता है नागिन। अब वो कह रहा नागिन का मतलब वो कह रहा है कि ना गिनो। अब वो नागिन का मतलब वो ये समझ लेती है, हाँ नागिन, तो वो अपने आप को अच्छा नागिन कह रहे हो, अब वो कह रहा हूँ नागिन खा ले। अब वो कह रहा है कि ना गिनो, तुम खा लो, तो अच्छा तुम नागिन कह रहे हो हमें। तो वही बात कि कही हुई बात को किसी अन्य अर्थ में ले लिया जाए। इसके देखो जैसे, हाँ अन्य अर्थ में निकाल लिया, वो बेचारा कह रहा नागिन खा ले, अब वो नागिन खा ले, अब उसको लग रहा है ये हमसे कह रहा है कि नागिन हम खा लो, हाँ गिनो नहीं खा लो। जैसे लिखो को हो है घनश्याम हम, को हो है घनश्याम हम, को हो है घनश्याम हम, घनश्याम हो तो कितु और बरसो, घनश्याम हो तो कितु और बरसो, क्या बादल का काम यहाँ, घनश्याम हो तो कितु और बरसो, क्या बादल का काम यहाँ। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि हम घनश्याम हैं, वो कहते हैं कौन है, हुआ, तो वो कहते हैं आई एम घनश्याम, तो वो कहते हैं अच्छा घनश्याम। वो घनश्याम को क्या समझ लेती है कि काले बादल, हालांकि इतना वो तो लाइन में कहा गया है, लेकिन इतना कोई पागल थोड़ी ना है। अब वो अलंकार के तरीके से कहा गया है पंक्तियों को सजा के, कि वो कहती है को, वो कहते हैं घनश्याम, तो वो कहते हैं घनश्याम मतलब घने बादल, काले बादल, तो वो कहती है हाँ काले बादल हो तो तुम यहाँ की, तुम्हारा क्या काम है, कहीं और बरसो ना। अब इससे ये प्रतीत होता है कि नायिका गुस्से में थी। चलो लिख लिया। तो यहाँ देखो इसी तरीके से दूसरा उदाहरण भी वक्रोन्ती का जैसे पूछा जाएगा, को है हरि हम, हरि हो तो क्या बानर का काम यहाँ हरि को बानर भी कहा जाता है, बंदर को हरि। अब वो कहते हैं हम विष्णु हैं, हरि हैं हम विष्णु हैं, वो कहते हैं हरि को वो बानर के अर्थ में ले लेती हैं कि बंदर हो तो तुम्हारा यह कहाँ काम है, जाओ पेड़ पे उछलो कूदो। हाँ वक्रोन्ती अलंकार हो गया। अब हेडिंग डालो, देखो बीप्सा अलंकार में
एक चीज लिख लो कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हाँ बीपसा में, बाकी उसको हमें ज्यादा नहीं लिखना है। हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह और विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग, क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लो, उसको हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप वार्ता अलंकार के भेद डालो, जो जरूरी है उन पे में ज्यादा फोकस करना है। बीपसा में लिखना है विस्मयादि बोधक चिन्ह और विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे होता है, ऐसे, और शब्द क्या होते हैं, जैसे कि मान लो प्रेम, घृणा, इनके लिए अलग शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक में। जैसे प्रेम दिखाया जाता है कि हाय मेरा बच्चा बोल दिया जाए, तो हाय जो शब्द होता है तो वो क्या है हमारा, वो हाय हमारा प्रेम के प्रति, जैसे शाबाश बोल दिया जाए, शाबाश बहुत अच्छा काम किया, तो शाबाश बोल दिया जाए, किसी का उत्साह बढ़ा रहे हो, तो ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कोई भी शब्द लिखा होगा जैसे शाबाश या थू थू या थू थू, हाँ ये किसके, घृणा के प्रतीक है। छी छी, ये हमारे घृणा के प्रतीक है। ओहो, ओहो नहीं, ओहो, या बोल दिया जाए वाह, या बोल दिया जाए वाह, वाह क्या बात कही, ठीक है, हैं हाय, हाँ हाय भी आ जाएगा, लिख लो। तो इतने से समझ लो कि बाकी आप सबको पता है विस्मयादि बोधक चिन्ह हर में चलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय में भी चलते हैं। ऐसा कुछ लिखा हो कि हाँ ये राम ये क्या हुआ, हाँ हो गया। ये तुम लोग अपने काम की चीजें रटो, इनमें दिमाग न लगाओ। हेडिंग डालो अर्थ अलंकार, इसको जल्दी हम आज समझ लेते हैं। अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार की अगर परिभाषा पूछे तो अर्थ अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। चलो अब इसमें हम भेद पढ़ेंगे, तो इसमें हमें जो भेद पढ़ने हैं, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, इसके सभी महत्वपूर्ण है। रूपक अलंकार, ये ऊपर वाले तो तीन बहुत जरूरी हैं। चौथा मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पांचवा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। छठवां भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। अभी देखो विरोधाभास भी पूछा जाता है, इसमें आ जाता है जब किसी चीज का विरोध किया जाए, वहां विरोधाभास, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी एक होता है प्रतीप अलंकार, अरे बहुत सारे हैं इसके, लेकिन ये हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बताते चलेंगे कि कैसे आप पहचानोगे। और इसी में एक होता है दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार। अब पेपर में आपके कुछ जाना है और ना पूछ लिया जाए, इसलिए सभी बता के चलने हैं। दृष्टांत प्रतीप अलंकार, इसमें उल्टा सिस्टम चलता है उपमा का, ये उपमा के ठीक विपरीत होता है। अब यहाँ क्या किया जाता है, मान लो बोल दिया जाए, किसी की तुलना की जाए कि उसका मुख चंद्रमा के जैसा है, तो ये प्रतीप में क्या होता है, प्रतीप में कह दिया जाता है कि चंद्रमा मुख के जैसा है, कि चंद्रमा, यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, और यहाँ पे चंद्रमा मुख की तुलना, मुख चंद्रमा की तुलना मुख से की जाएगी, उल्टा हो जाता है। मतलब बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, उल्टा सिस्टम रहता है प्रतीक में। दृष्टांत में तो इनको देख लो, क्योंकि हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, भ्रांतिमान तक। यहाँ समझ लो, प्रतीक को समझ लो और दृष्टांतों को एक नजर,
क्योंकि ये पेपर में एक दो रैंडम केस में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें पढ़ना है। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार कहते हैं जहां क्या कही जाए, कहावतें कही जाए। कहावतें, जैसे कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और क्या एक नाव में दो लोग सवार नहीं हो सकते, ऐसी कहावतें जो, हाँ ऐसे, हाँ एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, जो कहावतें कही जाती है ना, आप सभी को पता रहती हैं कहावतें, जो उसमें लिख के आएंगी, जो आपको लगे कि हाँ ये तो कहावत के रूप में आ रहा है, तो वो हमारा किस में आएगा, दृष्टांत में। तो लिख लो, दृष्टांत में लिखो, इस अलंकार में कहावतें आती हैं। इसी के एक बना के डैश ऐसे लिख लो, कहावतें आती हैं, पुरानी कहावतें जो हो सकती हैं, पुरानी कहावतें आती हैं, जो भी पुरानी कहावतें हो चुकी हैं। अब बस हाँ इतना ही लिखना है, बाकी घर पे चेक कर लेना, सारी कहावतों ही वाले मिलेंगे। प्रतीप में लिख लो, उपमा के विपरीत चलता है। उपमा के विपरीत, उपमा के विपरीत मतलब छोटे को बड़ा, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा दिखाया जाता है, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा दिखाया जाता है। अब जो बच्चे चलेंगे फिर वो कहेंगे मैडम प्रतीप अलंकार क्या होता है या दृष्टांत क्या होता है, हाँ पूछेंगे कलम। लिख लिया, यहाँ पे समझ लिया आपने। अभी हम उपमा समझाएंगे, तो उपमा में मान लो जैसे कि उपमा में हम चीज की विशेष उपमान से तुलना की जाती है, अभी हम उपमान उपमेय इसमें समझेंगे। तो हेडिंग डालो उपमा अलंकार, यही हम प्रतीप भी समझाते चलेंगे। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार लिख लिए सबने, चलो अब हटा दे, चलो हेडिंग डालो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखो, जब किसी सामान्य वस्तु की, जब किसी सामान्य वस्तु या व्यक्ति, सामान्य वस्तु या व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, या वस्तु से तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब एक साधारण से व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी विशेष से की जाए तो उसे क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के अंग, उपमा के अंग, उपमा के अंग होते हैं 4, उपमान, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द। अब इसकी पहचान होती है अलंकार की, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब ये साधारण धर्म जरूरी नहीं कि हर पंक्ति में उपस्थित हो। अब साधारण धर्म में आ जाता है व्यक्ति के गुण, रूप, रंग, आकार, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें वाचक शब्द में सा, सी, सो, सम, सरिस या समान, सम, सरिस, समान या जैसा, सा, सी, सो, सम, सरिस, समान या जैसा, ये सारे शब्द। तो जिसमें अगर मान लो ऑप्शन में उपमा अलंकार लिखा है कि कोई उदाहरण दिया गया है और वहां पे उपमा अलंकार पूछा गया है, तो सबसे पहले में क्या छांटना है, ये चीजें छांटनी है कि ऐसे शब्द किसी पंक्ति में इस्तेमाल तो नहीं किए गए हैं। अगर ये शब्द किसी पंक्ति में लगे हैं तो आंख बंद करके आप उपमा लगा सकते हो आराम से, सा, सी, सो, सरिस, सम, समान, जैसा। अब केवल एक मानवीकरण में उदाहरण होता है, उसमें केवल किसका अब उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सी का। तो केवल वही उदाहरण के अलावा कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जो कि ये शब्द उसमें आए, वो हम आपको वहां पे टोक देंगे कि ये वाला आपको याद करना है, ये इसका ही है। बाकी सारे सा, सी, सो, सम, सरिस, समान वाले वाचक से आते हैं। उपमेय कहा जाता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, अर्थात साधारण वस्तु जिसकी तुलना की जाए
जिससे तुलना की जाए, ये मान लो तुम हो, ये मान लो नरेंद्र मोदी है, जिससे तुलना की जाए, या मान लो ये कोई जो भी आपके आइडियल हो, ये वो है और ये आप हो जिनको मानते हो। चलो अब उदाहरण से समझाते हैं हम। जैसे जैसे राधा मुख चंद्र सो सुंदर, राधा मुख चंद्र सो सुंदर, राधा मुख चंद्र सो सुंदर। दूसरा, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। अब इसमें जो हम देखेंगे, पहला जो लिखा है राधा मुख चंद्र सो सुंदर, तो राधा का मुख किसकी तरह है? चंद्रमा के समान। तो अब किसकी तुलना की जा रही? राधा की मुख की तुलना की जा रही ना। सभी बच्चे एक बार समझ लो ना, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे उपमान उपमेय में, कि किसकी? राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे किसकी तुलना की जा रही? राधा के मुख की तुलना। राधा के मुख की तुलना किससे की जा रही? राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है कि राधा का मुख किसकी तरह है। तो राधा का मुख क्या होगा इसमें? किसमें आएगा राधा का मुख? जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही? राधा की मुख की जा रही ना। तो जिसकी तुलना की जाती है वो हमारा उपमेय होता है। तो जिसकी तुलना की जा रही, किसकी तुलना? राधा के मुख की तुलना की जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राधा का मुख उपमेय हो जाएगा। अब जिससे तुलना की जाती है, किससे की जा रही? चंद्रमा से, तो चंद्रमा हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो उपमान में ऐसे याद कर लो कि प्रकृति जो होती है ना आपकी, मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, मान लो फूल पत्ती और समुद्र नदी पर्वत, ये सारे केवल मनुष्य को छोड़ दो। मनुष्य को छोड़कर जितनी भी प्रकृति है वो सारी हमारी उपमान होती है, पेड़ पौधे सभी। अब इसमें जैसे कि बोल दिया जाए पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ पे वाचक शब्द हम देखेंगे क्या था? सो। तो वाचक शब्द हमारा सो था, सुंदर हमारा साधारण धर्म था। अब यहाँ पे पीपर पात सरिस मंडोला, तो किसकी तरह मंडोला? पीपल के पत्ते की तरह। तो यहाँ पे उपमान उपमेय क्या होगा? पीपल के पत्ते की तरह मंडोला। तो उपमान क्या होगा? सभी को समझ में आ रहा है? उनका पढ़ा है इस वजह से वो बोल रहे। सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? अब यहाँ पे समझो, पहले उपमान प्रकृति को समझ लो सीधा कि प्रकृति, अब प्रकृति हमारी इसमें क्या है? पीपल का पत्ता। तो मन किसकी तरह डोला? पीपल के पत्ते की तरह। तो डोला कौन है? मन। तो मन की तुलना किससे की जा रही? पीपल के पत्ते से की जा रही। तो पीपल का पत्ता हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और मन हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। सरिस हमारा वाचक शब्द हो जाएगा। और साधारण धर्म जरूरी नहीं सब में हो, तो लिख लो साथ साथ लिखते, मतलब जब जैसे उस पर लिख रहे हैं तो बोलते भी जाते हैं, तो उसमें लिख लिया करो, फिर देख लिया करो एक नजर, फिर समझ लिया करो सीधा। फिर हम वहां लिखते हैं, हटते हैं फिर लिखने में, तो उसमें फिर टाइम जाता है, इसलिए बोल के लिखवाते हैं। अब ऐसे बोल दिया जाए, गाने नहीं चलते हैं कि भूलो सा चेहरा तेरा, बोला जाता ना, भूलो सा चेहरा तेरा है, चरण कमल बंधु हरि राई, वो इसमें कहाँ आएगा? वो रूपक में आएगा कि मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, वो रूपक में आएगा। रूपी शब्द जो लगा रहता है, रूपी शब्द छिपा हो लगा हो तो वो रूपक में आता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, बोल दिया जाए गिरी, जैसे कि बोल दिया जाए सागर सा, गिरी सा ऊंचा मस्तिष्क हो जिसका, सागर सा गंभीर हृदय हो उसका। तो गिरी सा मतलब पर्वत की तरह क्या हो? मस्तिष्क हो जिसका, उसका हृदय कैसा होता है? सागर के गंभीर, सागर गंभीर मतलब गहरा, तो उसका हृदय कैसा? सागर जैसा गंभीर हो। तो किसकी तरह गंभीर हो? सागर की तरह। क्या गंभीर हो? हृदय। तो हृदय हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय। हृदय उपमेय हो जाएगा। किसकी तरह हो? सागर की तरह। तो सागर हमारा ऐसे सीधा प्रकृति मान लो कि प्रकृति हमारा उपमान होता है, मनुष्य को छोड़ दो। तो ऐसे याद कर लो कि प्रकृति में बस मनुष्य को छोड़ना है, फूल पत्ते नदी नदी सारी चीजें आ जाएंगी।
हाँ, जैसे एक लाइन ही फूलों सा चेहरा था, नागिन जैसी चाल, जैसे बोल दिया जाए किसकी तरह है, तो किसी की चाल की, नागिन की तरह, उपमान नागिन हो जाएगा। अब नागिन जैसी चाल तेरी, अब किसकी लड़की की बात चल रही है तो वहां पे वो हमारा उपमेय हो जाएगा। गाने भी बन जाते हैं, इससे गाने की तरह पूछ लेगा आपसे, लिख दिया। अब और उदाहरण में लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, पंक्तियों में ये शब्द छांटने हैं। उपमा की सबसे अच्छी पहचान, वाचक शब्द छांटो, सा सीसो सरे सम समान जैसा। तो सबसे पहले क्या करना है, पंक्तियों में अगर लिखा है उपमा अलंकार तो हमें क्या छांटने हैं, सा सीसो सरे सम समान जैसा, उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ, लिखो, जिस अलंकार में, जिस अलंकार में, जिस अलंकार में, जिस अलंकार में उपमेय में, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे क्या, जैसे उदाहरण से समझाएंगे, इसके वाचक शब्द होते हैं, इसके वाचक शब्द लिख लो, सभी की पहचान है, ये फ्री के नंबर के होते हैं आपके उत्प्रेक्षा और रूपक पहचानने के लिए। मनु, मनु, जनु, ज्यो या मानहु लिखा है, ठीक है। ऐसे शब्द आपको मिले लगे, ये जो लिखे हैं, जानहु, मानहु, ज्यो, जनु, मनु, तो इसमें आपने अगर ऑप्शन में लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प में उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया और ये शब्द आपको मिले लगे, मिल जाए, तो सीधा आंख बंद करके उत्प्रेक्षा लगा दो, ठीक है। तो इसमें जो पहचान, उसमें आपको दिमाग नहीं देना है, हालांकि परिभाषा याद रखो, मान लो पूछ ले, लेकिन उससे ज्यादा जो छांटने वाली चीज है तो वो ये मेन चीज है, बस इतने में इसका खेल है पूरा। जैसे बोल दिया जाए वहां, अब मुख की तुलना की गई थी चंद्रमा से, अब यहाँ सीधा हम क्या करेंगे, मुख मानो चंद्र है, अब यहाँ पे तुलना नहीं की गई है, यहाँ पे सीधा मान लिया गया है कि मुख ही हमारा क्या है, मुख ही हमारा चंद्र है। तो यहाँ उपमेय में किसकी कल्पना, मुख हमारा क्या था, उपमेय, चंद्र हमारा उपमान था, तो उपमेय में किसकी कल्पना की गई है, उपमान की, मान लिया जाता, वहां तुलना नहीं, तुलना नहीं चलेगी। देखो, उपमान, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रोसेस ये चलता है, पहले तुलना की जाएगी, फिर दूसरे में मान लिया जाता है, तीसरे में भेद खत्म कर दिया जाता है, तो ये इसका प्रोसेस तीनों का रहता है। अब यहाँ मान लेंगे तो तीसरे में तो पता ही नहीं चलेगा, भेद ही खत्म कर दिया जाता है। दूसरा लिखो, इसका लिखो, सिर पटक गया, सिर पटक गया उसका वही, सिर पटक गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो कोई, अरुण रंग का घड़ा हो कोई, घड़ा हो कोई, किसी की खोपड़ी थी, अरुण का मतलब होता है लाल रंग, अरुण का मतलब लाल रंग, किसी की खोपड़ी थी, उसका सर क्या पटक गया, मतलब उसका सिर किसी में लग गया तो उसकी खोपड़ी क्या लाल रंग के घड़े की भांति हो गई, तो सिर पटक गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा, मतलब लाल रंग का घड़ा बड़ा रहता है ना, तो वो जैसे फूट जाता है, ऐसी मतलब खोपड़ी को क्या, तो उसी के लिए कल्पना, घड़े से कल्पना की गई है। तो ये वाला एक और इसका फेमस उदाहरण है, तो वो हम लिख दे रहे हैं, हटा दें, ये हटा दे, ये हटा दे रहे, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लिखवाना पड़ रहा है। सोहत ओढ़त, सोहत ओढ़त पीत पट, पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर, मानो नीलमणि, मानो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। देखो अब यहाँ पे मानो शब्द लिखा है,
सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परो प्रभात। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र धारण किए हुए जब वो गा रहे हैं तो वो इस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि सैल पर, नीलमणि पर्वत पर सुबह की प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं, इसी के लिए लाइन कही गई है। कैसे सब इसमें अगर पूछा जाए कि कहाँ उपमेय उपमान मान लिया गया, तो पहली पंक्ति में हमारा उपमेय है, दूसरी पंक्ति में उपमान है। पर्वत हमने कहा इंसान नहीं आएंगे, श्री कृष्ण कहोगे भगवान है तो उसमें आ जाएंगे। नीलमणि क्या है? पर्वत। तो श्री कृष्ण जी कैसे लग रहे हैं गाते हुए? जैसे सुबह कृष्ण वो नीलमणि पर्वत पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो ये आपके पेपर के उससे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ज्यादा। ठीक है, हटा देंगे। आज कंप्लीट कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा, बस अभी जल्दी जल्दी करा दे रहा है। रूपक अलंकार, पेपर भी नजदीक है तो टाइम ना देखो तो ज्यादा सही है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार परिभाषा, जहां उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान भेद रहित होते हैं, भेद रहित होते हैं, जहां उपमेय और उपमान भेद रहित होते हैं वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। या दूसरे तरीके से इसी बात को घुमा देगा कि जहां उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए वो हमारा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। और इसकी एक पहचान ये होती है, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह के बीच में रूपी शब्द छिपा होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि रूपक में उपमेय और उपमान के बीच रूपी शब्द छिपा रहता है। लिख लो, लिखो, इसमें उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह, उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह, उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह तथा रूपी शब्द छिपा रहता है, तथा रूपी शब्द छिपा रहता है। जैसे अब इसके जो लिख देंगे वो आप ही के पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। चरण कमल, चरण कमल योजक चिन्ह, इसमें उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह तथा रूपी शब्द छिपा रहता है। चरण कमल बंधो हरिराई, बहुत बार पूछा जाता है। हरिराई पेपर में कई बार पूछा गया है। चरण कमल बंधो हरिराई किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें कहते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि मैं कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे चरण कमल, यहाँ देखा जाए तो उपमेय ये हो जाता है, उपमान ये हो जाता है। तो अब कमल हमें पता है क्या है, उपमान ही होता है, लेकिन यहाँ भेद खत्म कर दिया, मतलब कि मैं कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ? वंदना। अब कमल में चरण को कमल में ही जोड़ दिया गया है। तो यहाँ देखा जाए तो हम लोग छांट तो वैसे भी सकते हैं कि कमल हमारा क्या है? उपमान। तो उपमेय उपमान के बीच क्या है? रूपी शब्द भी छिपा है कि क्या? कमल रूपी मैं चरणों की वंदना करता हूँ। दूसरा लिखो, फेमस उदाहरण है, इंपोर्टेंट उदाहरण है पेपर के लिए। दूसरा लिखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहाँ भी योजक चिन्ह आया है, लेकिन यहाँ एक साइड क्या है? उपमान है, और एक साइड क्या है? उपमेय है। तब हमारा क्या है? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह में भी ध्यान रखना है, उपमान और उपमेय के बीच योजक चिन्ह होगा और रूपी शब्द। तो मैया मुझे चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। कैसा खिलौना चाहिए? मुझे चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। तीसरा लिखो, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम, तभी तो कहते हैं मुंह भी ज्यादा ना देखा करो। राम रतन धन पायो, सबने प्रेम रतन धन पायो बोला। अब यहाँ पे मैंने राम रूपी रतन को पा लिया है, तो राम हमारा उपमान हो जाएगा, रतन हमारा। अब मैंने क्या किया है? राम रूपी रतन को पा लिया है। ठीक है, तो ये आपके एक और पूछा जाता है इसमें, उसको आप लोग चेक कर लेना। बीती विभावरी जाग रही, लिखवा दे क्या? लिखवा देना। चलो यहाँ लिखे दे रहे, बीती
विभावरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही, डुबो रही, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घाट, तारा घाट उषा नागरी। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घाट उषा नागरी। ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बीती विभावरी वाला। अब इसमें अब ये देखो, अंबर और पनघट के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है कि एक सखी सो रही है, दूसरी सखी उससे कह रही है कि उठ जाओ, रात क्या है, अब व्यतीत रात पूरी निकल चुकी है, तो आसमान में जो तारे थे वो अंबर रूपी पनघट में विलुप्त हो रहे हैं। तो अंबर पनघट, अंबर पनघट, तो अंबर रूपी पनघट में क्या तारे डूब रहे हैं, और क्या है, सुबह होने वाली है, तो इसी के लिए दो सखी, एक सखी को जगा रही, एक सखी सो रही है, एक जाग रही है। हाँ, हे सखी, तो हाँ, हे सखी, रात व्यतीत हो चुकी है, तारे अंबर रूपी पनघट में विलुप्त की ओर है, उठ जाओ प्रिय। ठीक है, लिख लिया। चलो अगला लिखो, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जितने लिखवाए हैं उतने ही देख लोगे तो उतने ही में तुम्हारा पेपर में काम हो जाएगा आसानी से। चलो, मानवीकरण अलंकार, तो जहां जहां प्रकृति को मानवीय संवेगों से जोड़ दिया जाए, जहां प्रकृति को मानवीय संवेगों से जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब, एक जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और पेड़ पौधे और फूल कलियां, समुद्र है, जीव जंतु तो नहीं कह सकते, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, और उसके बाद मान लो पेड़ है, नदी है, पर्वत है, तो इनको ऐसे दिखाया जाए कि ये मानव की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं, जब प्रकृति को सजीव रूप से दिखाया जाए, प्रकृति का सजीव रूप से वर्णन किया जाए, सजीव रूप से वर्णन किया जाए, कौन सा अलंकार हो जाए, कौन सा होगा? ठीक है, चलो अगला लिखो, उदाहरण है इसका। अब इसकी पहचान कैसे होगी? जैसे बोल दिया जाए, मेघ आए बड़े बन ठन सबर कर, मेघ आए बड़े बन ठन सबर कर, मेघ आए बड़े बन ठन सबर के। तो मेघ कौन सा अपनी बारात लेके जा रहे थे जो इतना सबर के आए, वो कौन सा क्रीम पाउडर लगा के आए थे। तो अब यहाँ पे क्या, बादल को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे एक स्त्री को सजा दिया जाता है, तो मेघ इसको दिखाया गया है कि मेघ क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक सभी लगा के आए हैं, इस तरीके से कि मेघ आए बड़े बन ठन सबर कर। तो मेघ कभी सवरते हैं क्या? नहीं सवरते। एक स्त्री के लिए, एक स्त्री की तरह इसको दिखाया गया, हालांकि अब तो पुरुष भी सवरने लगे हैं। अगला लिखो, लहरें समुद्र के ऊपर नाच कर करती मधुर गान, लहरें समुद्र के ऊपर नाच कर करती मधुर गान। अब लहरें नाचती हैं कहीं, अब लहरों को एक स्त्री की तरह दिखाया गया है कि लहरें समुद्र के ऊपर नाच रही है एक स्त्री की तरह। तो ये क्रियाएं दिखाई जाए कि जो एक व्यक्ति क्रियाएं करता है, वो क्रियाएं ये समुद्र, नदियां, आकाश, नदी, पेड़ पौधे, फूल, जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो अब यहाँ पे फूलों को क्या एक मानव की तरह, और कलियों को भी क्या मानव के, फूल को एक आदमी की तरह दिखाया गया है, कलियों को एक फूल हंसे और कलियां भी मुस्कुराई, मतलब उनने स्माइल दी, बात वही वाली एक हाँ ठीक है, हाँ सब समझे।
बोल दिया जाए तो मानवीकरण अलंकार होगा। उधर से वो बैठे, मान लो किसी शादी में गए, देखा होगा कि एक दो ऐसे आपके परिवार में होंगी कि उनने देखा कि वो हंस रहे, इधर उधर घूम रहे, वो स्माइल कर रहे, उनने स्माइल कर दी, उन्होंने कहा अब रास्ता क्लियर है, अब उनने हंस दिया। हकीकत है ना, हकीकत है इसमें। चलो अभी इसका एक और लिख लो फेमस उदाहरण। मेघमय, मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही, उतर रही संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, परी सी। अब ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि ये मानवीकरण में आता है और किसी में नहीं आता। क्यों करना पड़ेगा? एक तो इसमें धीरे धीरे, कि धीरे धीरे से क्या लगेगा, पुनरुक्ति तो नहीं है, और सी लगा है तो ये लगेगा उपमा तो नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये मेघमय आसमान से, और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारा मानवीकरण में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। क्योंकि पंक्तियां क्या कह रही हैं, पंक्तियां कह रही है कि मेघमय आसमान से उतर रही, मतलब शाम जब हो जाती है ना तो छाया जो होती है धीरे धीरे आधी आधी फिर पूरे में हो जाती है एकदम से छाया। धूप देखा ना, जैसे अभी अभी हो गई होगी, दोपहर में अच्छी धूप थी, अब जाओगे तो धीरे धीरे, कहने में थोड़ी छाया होती पर धीरे धीरे एकदम से हो जाती। तो अब यहाँ पे शाम को एक स्त्री, सुंदर स्त्री की तरह दिखाया गया है कि वह क्या जमीन पर धीरे धीरे उतर रही है। तो इसी के लिए ये कही गई है, इसको याद कर लो, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला और एक अतिशयोक्ति, उसको और समझ लो, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। बस मुश्किल से 5 मिनट का टाइम और लगेगा बस। चलो अब अतिशयोक्ति में जब किसी असंभव कार्य को, जब किसी असंभव कार्य को संभव होता दर्शाया जाए, असंभव कार्य को संभव होता दर्शाया जाए, संभव होता दर्शाया जाए अथवा किसी बात का वर्णन जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति कहते हैं, अलंकार आप लोग ऐड कर लेना, हमने बोल दिया अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे अब हनुमान की पूंछ वाला हमने आपको उसमें लिखा दिया है अद्भुत वाले में, तो वो वाला आप उससे लिख लेना कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ये अभी सुबह लिखवाया है ना आपके अद्भुत वाले रस में, तो उसमें लिख लेना। अब इसमें दूसरा हम उदाहरण लिखवाते हैं, लेकिन लिख जरूर लेना हनुमान की पूंछ वाला सभी लोग। हाँ इसी में अतिशयोक्ति में लिख देना। चलो हम फिर से हनुमान की पूंछ में, सुबह इस चीज को समझाया था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, सारी लंका जल गई, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। दूसरा लिखो, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, कैसे उतरे पार। राजा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा या राजा कुछ भी लिख लो, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का मतलब एक विशाल नदी है, एक विशाल नदी है बहुत,
अब राणा महाराणा प्रताप इस साइड खड़े हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हम उस तरफ कैसे निकले, ये इतनी विशाल नदी है। अब उन्होंने सोचे भी नहीं पाया और उनका घोड़ा उस साइड पहुंच गया। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी विशाल नदी है, बेचारे वो सोच भी नहीं पाए और किसी के सोचने की गति से ज्यादा वो इतनी विशाल नदी को भी पार कर गया। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार में। भ्रांतिमान के और लिख लो, फिर खत्म कर रहे हैं। भ्रांतिमान का पूछा जाता है ना, पायन महावर देन को नयन बैठी आए किसका, तो उसको भी हम समझ लेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार हटा दे। और बाकी जैसे विरोधाभास के लिए आप लोग समझ लेना कि जहाँ किसी चीज का विरोध किया जाए, अलग पंक्तियों से ही समझ में आ जाएगा। संदेह में जहाँ संदेह किया जाए कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, ऐसे लिखा, संदेह पता ही नहीं चले, संदेह हो कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, तो हमारा किस में आ जाता है? संदेह में। ऐसी कुछ चीज लिखी है। कुछ जो रहते हैं ना संदेह विरोधाभास, तो ये तो आप लोग वैसे आसानी से आप पहचान लोगे, बातों से ही समझ में आ जाता। हटा देंगे सभी लोग। हेडिंग डालो भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार ये इस इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है इसका एक उदाहरण ज्यादा। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? तो जब किसी पहले देखी हुई वस्तु में, जब किसी पहले देखी हुई वस्तु का, जब किसी पहले देखी हुई वस्तु का दूसरी वस्तु में, या जब किसी पहले देखी हुई वस्तु का दूसरी वस्तु में पहली वाली वस्तु का भ्रम हो जाना, पहली वाली वस्तु का भ्रम हो जाना, पहली वाली वस्तु का भ्रम हो जाना, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। कहने का मतलब आपने कोई चीज पहले देखी हुई है, आप उससे मिलती जुलती हुई चीज बाद में देखते हो और फिर आपको क्या होता है? पहली वाली वस्तु का भ्रम हो जाता है। किसमें? जो अभी वस्तु देखी है। जैसे मान लो सांप देखा हुआ है, तो ये कंडीशन बनी है कि कभी अंधेरे में बेल्ट डली है टेढ़ी मेढ़ी, तो उसमें सांप का भ्रम हो जाता है। रस्सी को सांप समझ लेना अंधेरे में, तो ये क्या है? भ्रांतिमानी अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि एक लड़का था, उसने नागिन देखी हुई थी, तो उसकी मम्मी दो चोटी करके लेटी थी, तो उसको भ्रम हुआ कि मम्मी मतलब मुन्ना की मम्मी दो चोटी करके लेटी और मुन्ना को लगा कि मम्मी के सर पर सांपिन लोटी, तो उनको लगा कि मम्मी के सर पे दो हमारी नागिनें चढ़ी हुई हैं। नागिन का भ्रम हो गया चोटियों से, क्योंकि वो भी काली चोटी थी, लंबी थी, तो उसको नागिन का भ्रम होगा। इसका जो पूछा जाता है वो लिख लो। पाए महावर देन को, इंपोर्टेंट उदाहरण, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जाए महावरी, फिरी फिरी जाए महावरी। इसका बस यही पूछा जाता है। महावरी एड़ी मीड़त जाए, एड़ी मीड़त जाए, लिख लो। हाँ, उसकी बूंद को मोती समझ हंस चुग गया, मोती समझ हंस चुग गया। अब यहाँ देखो पहली लाइन जो लिखी है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जाए महावरी एड़ी मीड़त जाए। अब यहाँ पे नाइन है, वो एक स्त्री को, और एक बहुत सुंदर स्त्री को क्या मोहर लगाने के लिए आई है। अब वो स्त्री की, आप लोगों ने देखा होगा ना, कई लोगों की जो हील्स रहती हैं वो बहुत वैसी रहती है, लाल सी रखी रहती हैं, तो अब उसकी मतलब लालमा सी छाई रहती है बहुत ज्यादा। किसी की गद्दी बिल्कुल लाल सी रखी रहती है, किसी की जो हील्स रहती है बहुत लाल सी रखी रहती है। तो उसी के लिए कही गई है कि एक सुंदर स्त्री है,
उसको नए माहौल लगाने के लिए आई है। अब वो उसकी एड़ी इतनी अधिक लालिमा से युक्त है कि उसको लग रहा है कि इसने पहले से ही माहौल लगा रखा है। अब वो क्या कहती है कि इसकी एड़ी को क्या करते हैं हम, इसकी ये पहले वाला छुटा देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे दूसरा अपना हम लगाए, अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें। अब उसको पता नहीं है, वो भी पागल थी कि सपाटा नहीं मार पाई कि ये हमारी है ही ऐसी। जैसे कि ओस की बूंद को मोती समझ हंस चुन गया। ओस की बूंद होती है ना, वो भी चमकती है, तो उसमें क्या हुआ, ओस की बूंद में हंस कहते ना मोती चुगता है, पता नहीं कैसे चुगता है, लेकिन हंस पानी ओस की बूंद को मोती समझ के चुग गया। तो ये आपके अलंकार थे, बाकी इनकी प्रैक्टिस और करवा देंगे, ठीक है। कल हो सकता है छंद आपका टॉपिक जो रहेगा, छंद पढ़ाए जाएंगे कल 1 बजे। चलो हम बता देंगे, अगर हम क्लास का ग्रुप में डाल देंगे। 1 मिनट।